जय हिंद बच्चों, मैं मनीष सेवटा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ शाही क्लासरूम में। हम डिस्कशन कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का और अभी तक हमने 3 लेक्चर्स का डिस्कशन कर लिया। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 4 को। लेक्चर 4 में जो आपने पढ़ा है उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका होमवर्क है दैट इज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D1 से लेकर D7, पहले हम उसी को करेंगे। आपने इसमें इक्विलिब्रियम और वर्क एंड थ्योरम के बारे में पढ़ा है, तो वर्क एंड थ्योरम कितनी बेहतरीन आपने देखा होगा, कितनी सारी कैलकुलेशन को वर्क एंड थ्योरम कम कर दे रहा है। तो ये अपने बच्चों 1 बाय 1 सभी सवालों करते हैं। शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और सेक्शन डी। आप अपना जो क्वेश्चन बैंक है वो आप निकाल लीजिए ना। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं D1 प्रॉब्लम की। D1 में क्या बोला, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ 40 मीटर हाई क्लिफ। यहां पे ऐसे क्लिफ बना लेते हैं, कोई इमारत मान ली, कोई चोटी मान ली। यहां से आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकंड से। किस एंगल पे किया उसने बोला हमें पता नहीं है। मैंने बोला हमें जरूरत भी नहीं है, मत बता, कोई बात नहीं। अब इसने क्या बोला कि जब ये जमीन को हिट करता है तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसे हिट करता है। अब आप सोचिए अगर यही सवाल काइनेमेटिक्स से करना पड़ता तो तोते उड़ जाते। कैसे तोते उड़ जाते भाई साहब, थीटा नहीं पता तो बहुत कैलकुलेशन हो जाती। राशि में जाके जोड़ते तो वो थीटा अपने आप सोल्व होके वो वैल्यू हट जाती, पर कैलकुलेशन अच्छी खासी हो जाती। अब देखिए कितनी चुटकियों में सवाल सोल्व होगा। यही वर्क एनर्जी थ्योरम का जादू है बच्चों। कभी भी फिजिक्स में आपको पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी की बात हो, पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, इस वाली पोजीशन पे वेलोसिटी इतनी थी या इस वाली पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी होगी। जब भी फिजिक्स में पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी की बात हो तो आप हमेशा पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से ट्राई कीजिए। उससे सवाल अगर हो रहा है तो उससे आसान पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बोला वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल एक्सप्रेशन। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन कौन से फोर्सेज है आइडेंटिफाई कीजिए। सिर्फ एक ही फोर्स है ग्रेविटेशन, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। हमने देखा सिर्फ वर्क डन में ग्रेविटेशन आएगा। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा बताओ वर्क डन में ग्रेविटी कितना हुआ, बताओ। आप देखेंगे ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट है, पर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 मीटर। तो आपको मास गिवन है क्या इसका, मास के बारे में चर्चा की है क्या इसने, कोई चर्चा नहीं की। ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट में काट देंगे फिर उसको। mg 40 मीटर ये आ गया बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी। पॉजिटिव आया बिकॉज फोर्स भी नीचे लग रहा है और पार्टिकल जहां भी नीचे की तरफ रहा है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें निकालना है, इनिशियल हमें पता है कितना, इनिशियली कितना था दैट इज 50 का स्क्वायर। m सब साफ हो गया। बचा क्या है आपके पास, यहाँ पे बचा आपके पास g मल्टीप्लाई 40, तो बच्चों कितना बन जाएगा 400 बन जाएगा। खूबसूरत रिजल्ट। ये हमें निकालना है v स्क्वायर बाई 2 मैंने लिख दिया। यहाँ पे कितना बना बच्चों 2500 डिवाइड बाई 2। अब एक काम करते पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 800 प्लस 2500 इज इक्वल टू v स्क्वायर। समझ में आ गई बच्चों बात। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 3300 v स्क्वायर। तो v का एक्सप्रेशन कितना है बच्चों, रूट 33 मल्टीप्लाई 100 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कुछ आंसर है क्या आपके पास, दैट इज सॉरी इसको रूट करें तो यहाँ पे 10 बचेगा ना, 100 नहीं बचेगा सॉरी। जब आप इसको रूट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा रूट 33 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो D1 सवाल खत्म होता है। अब आइए अपने बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर D2 की। प्रॉब्लम नंबर D2 में क्या बोल रहा है, आप सवाल पहले से ढंग से पढ़ लीजिए। सिंपल सवाल है, ये मुझे आसान लगा ये सवाल। इस सवाल में बच्चों आपसे बोल रहा है कि एक रेन ड्रॉप है, उसकी रेडियस कितनी है 2 mm। और ठीक है जी, एक रेन ड्रॉप बना देते हैं डायग्राम में। डायग्राम बनाने से सवाल अच्छा दिखता है। यहाँ पे 2 mm की इसकी रेडियस है। अब ये हुआ क्या आपके पास, ये ड्रॉप नीचे गिरती है 250 मीटर। कितना नीचे गिरती है 250 मीटर, ये नीचे गिरती है। क्या आप पूछना चाहते हो भाई साहब, ये पूछना चाहता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कितना हुआ। तो वो आसान है यार, वो कितना हुआ वर्क डन, दैट इज mg। ये फोर्स हो गया, कितना हाइट नीचे है, h हाइट नीचे आया। तो आप लिख दीजिए m की वैल्यू कितनी है। अब मास नहीं गिवन पर डेंसिटी गिवन है, रो गिवन है ना बच्चों इसका। तो मास क्या लिखेंगे, रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम। आइए अब लिखते हैं रो की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 1000। खूबसूरत 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू पुट कर दो। आर क्यूब की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 2 mm है, जिसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। क्लियर, दिस टर्म इज बिकम m। फिर यहां पे आप g मल्टीप्लाई कीजिए और h की वैल्यू कितनी है 250। आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये थोड़ी कैलकुलेशन है। आप ये सोल्व करेंगे तो इसका जो जवाब आपको मिलता है दैट इज 0.082 जूल। कैलकुलेशन कर पाएंगे आप इसकी, ठीक है।
बच्चों हम आगे बढ़ते हुए अभी हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर D3 में क्या बोला गया, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट मीन पोजीशन इफ इट एबल टू राइज टू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। कितना हाइट ऊपर राइज करते हैं, कुछ मान लीजिए यहां से यहां पे पहुंच जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में, तो कितना हाइट राइज कर रहा है बच्चों, ये कुछ 10 सेंटीमीटर राइज कर रहा है। तो आपसे पूछा गया बताइए कितनी वेलोसिटी होगी। तो अगेन वही बात यार, ये क्या है, दिस पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी। तो हम किसके पास जाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम के पास। तो मैंने बोला वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने पूछा भाई सब कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो उससे बोला दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन फोर्स है ओके और दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स है। आपने यहां पे लिखा दैट इज वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाली वैल्यू 0 आएगी क्योंकि हर एक पॉइंट जो टेंशन है वो नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट के हर एक पॉइंट टेंशन क्या है, नॉर्मल है। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 0 देगी। वर्क डन बाय टेंशन 0 है, या फिर थ्योरी में पढ़ा होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट टेंशन और डिस्प्लेसमेंट जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा बच्चों, अब की बार आप देखिए ग्रेविटी नीचे लग रहा है, आप ऊपर जा रहे हैं, दैट इज -mg और 10 सेंटीमीटर है, जिसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फाइनल में इनिशियल लिखा जाएगा इसको। अब स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आसानी से आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल कभी गलत नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, 0, क्योंकि सर ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे जाके पार्टिकल रुका होगा, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमें पता है, वो हमें निकालनी है। तो ये बन गया बच्चों हाफ mv², इसने इसको मार दिया, और यहाँ पे ये 10 से 10 साफ हो गया, सही, यहाँ पे माइनस था तो माइनस से माइनस साफ हो गया आपके पास। तो बच्चों जो v की वैल्यू आपके पास निकल के आई दैट इज √2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है बच्चों, हमारा √2 आया। वहां पे थोड़ा सा आंसर थोड़ा डिफरेंट गिवन है आपको D3 में 7/5, वो एक्चुअली G को 9.8 लेके किया है, हमने 10 लेके कर दिया था। अप्रोच ही है ना, आप समझ गए होंगे बात को। बच्चों अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज D4 भी आपके पास सिंपल पेंडुलम का सवाल है। उसने क्या बोला कि यहाँ पे ऐसे एक पेंडुलम को छोड़ा, ओके 2 मीटर की इसकी कुछ लेंथ थी। अब क्या बोला कि ये यहाँ पे बॉटम मोस्ट पोजिशन पे आ गया, और जब बॉटम मोस्ट पोजिशन पे आता है तब इसकी स्पीड कितनी है पूछना चाह रहा है। तो हमने बोला वर्क एंड थ्योरम लगा देंगे। तो मैंने बोला वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, और एक एयर रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा है ना आपके पास। उसने बोला सवाल में एयर रेजिस्टेंस भी कुछ है, और ये किसके बराबर है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन अगर आप देखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप क्या लिखेंगे, ये कितना आएगा, दैट इज mg × 2 मीटर। क्लियर, और जो एयर रेजिस्टेंस ने जो वर्क किया है वो इसका 10% है, इसका 10% एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क हो गया। तो एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, एनर्जी को बढ़ा रहा है घटा रहा है। अगर आप बाइक पे चलते हो तो एयर रेजिस्टेंस आपको अपोज करता है ना, तो एयर रेजिस्टेंस वर्क कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो वो कितना आएगा, दैट इज -10%। 10% कितना हो गया बच्चों, 10/100 ऑफ mgh। क्लियर, ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, ये वाली वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे दिस विल बिकम 90/100 mg 2 मीटर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी है, हाफ mv², इनिशियल 0, m ने m को मार दिया, इसने इसको मार दिया। अच्छा अब हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, ये इससे साफ हो गया, g की वैल्यू 10 है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू जो आई दैट इज 9 × 4 36, तो कितना है बच्चों, 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो आंसर आएगा आपके पास D4 का दैट विल 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये वाली चीज समझ में आई। उसने सवाल में बोला ना कि पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, कुछ वर्क कहां पे हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हो रहा है, तो वो हमने लिख दिया। क्लियर, ठीक है बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं D5 की, प्रॉब्लम नंबर D5। उसमें आपको क्या बोला गया, एटवुड मशीन पे 2 मासेस हैं, एक का मास m है, एक का 2m है। ठीक है, टेंशन सवाल में गिवन है, टेंशन इज 16 न्यूटन। ये आपकी हेल्प करेगा कि आप इनका मासेस निकाल पाएं और एक्सीलरेशंस वगैरह जो भी चाहिए हमें वो निकाल पाएं हम। सबसे पहले हम इस पर थोड़ा FBD बना लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप m वाले ब्लॉक का FBD बनाएंगे तो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है बच्चों, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और ये ब्लॉक किस तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा एक्सीलरेशन a से। सिमिलरली अगर आप 2m का FBD बनाएंगे तो नीचे की तरफ 2mg, ऊपर की तरफ कुछ t लग रहा होगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा होगा a एक्सीलरेशन से। इक्वेशंस लिखी जाए इसके कोरस्पॉन्डिंग, दैट विल बी t - mg इज इक्वल टू ma। खूबसूरत, यहाँ पे लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2mg - t इज इक्वल टू 2ma। ठीक है,
अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे a को साफ कर देते हैं ना, a को हम साफ कर देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साफ हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास, दिस विल बिकम, मैं लिख देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर 2 के दिखाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अच्छा ये तो कट के 0 बन गया आपके पास में, ये प्लस टी और ये 2t, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों आपके पास 3t आ गया। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आ जाएगा 4 mg के बराबर। तो t की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, t की वैल्यू आ रही है 4 mg/3। t की वैल्यू तो गिवन है सवाल में, कितना है 16 है, वो पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो mg की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, mg की वैल्यू 60 दैट इज 12, सही है। mg की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास 12 हो गया, ठीक है। इतना काम हो गया। एक्सेशन निकाल लेते हैं, थोड़ा सा लगे हाथ एक्सेशन भी मिल जाएगा। तो अगर आप एक्सेशन निकालने जाएंगे तो इक्वेशन थी इस वाले कोरस्पॉन्डिंग, दैट इज t माइनस mg इज इक्वल टू ma, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास, t की वैल्यू है 16, क्लियर। और mg की वैल्यू आपके पास हो गई, mg की वैल्यू कितनी है, दैट इज माइनस 12 इज इक्वल टू ma। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ma की वैल्यू कितनी, दैट इज 4 आ गई, ma की वैल्यू 4, ये वैल्यू आ गई ma, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या पूछ रहा है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर फर्स्ट सेकंड। अगर आप फर्स्ट सेकंड में देखेंगे तो ये पार्टिकल कितना नीचे आ जाएगा फर्स्ट सेकंड के अंदर, पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए और टी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो a/2 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका नीचे। ये बच्चों a/2 नीचे आ जाएगा और ये a/2 कुछ ऊपर चला जाएगा, क्लियर। बच्चों में पूछा है कि डिक्रीज इन एनर्जी कितना आया, तो देखिए ये नीचे आया आपके पास में, तो इसकी पोटेंशियल घटी हुई, कितनी घटी, माइनस एम जी, और एच की जगह कितना a/2, और इसकी बड़ी होगी, इसे कितनी बड़ी होगी बच्चों, दैट इज एम जी और a/2, ये आई आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू निकाल देते हो, 2 ने 2 को मार दिया तो भाई साहब डेल्टा यू कितना आया, माइनस एम जी a/2, माइनस एम जी a/2। अब वैल्यूज पुट कर दो यार, ma की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये कितना बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 2g, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2g। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सिंपल सवाल था, एनएलएम का और वर्क पर एनर्जी का मिक्स था, पोटेंशियल थोड़ा सा लिखना था। आई होप आप इसे कर पाए होंगे। बच्चों आइए हम एक्सरसाइज 1 के डी सेक्शन का प्रॉब्लम नंबर D6 बाकी है वो करते हैं। आइए, तो यहाँ पे आपने क्या, ऐसे एक एटवुड मशीन है ना, हमने एटवुड मशीन बना दिया। अच्छा इसका मास कितना है आपके पास, एक का मास है 2 kg और एक का मास है 3 kg। इसका मास को 2 kg मान लेते हैं और इसका मास कुछ 3 kg मान लेते हैं, क्लियर। सेटअप का एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं आप एनएलएम से। अगर आप सेटअप का एक्सेलेरेशन निकालेंगे बच्चों तो वो आएगा 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन आएगा। आप कर लीजिए बेसिक से अगर आप करना चाहें तो। अब हमसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द 4th सेकंड ऑफ द सिस्टम। 4 सेकंड मतलब 3rd सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। फर्स्ट सेकंड होता है 0 से लेके 1 सेकंड, सेकंड सेकंड होता है 1 से 2, 3rd सेकंड होता है 2 से 3 और 4th हो गया आपके पास 3rd से 4th। तो हम 3rd सेकंड में देखते हैं। तो अगर आप 3rd सेकंड में देखेंगे एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास। तो अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस टी लगा लो, u की वैल्यू 0 है, a मल्टीप्लाई t करोगे तो बच्चों ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वाली इसकी वेलोसिटी थी वो 6 थी और इसकी इस तरफ, इसकी 6 थी इधर, इसकी 6 थी यहाँ पे इस तरफ, क्लियर। ये 3rd सेकंड पे थी। अगर आप बात करेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकंड में तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास 80 दैट इज 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। अब मैं जो वर्क डन निकालना है, ये जो वेलोसिटी में चेंज आया वो किसकी वजह से आया, ग्रेविटी की वजह से आया। भाई जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा उसी की वजह से चेंज आया होगा और तो कुछ आ ही नहीं रहा होगा आपके पास। तो आप क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन है क्योंकि टेंशन का वर्क डन 0 हो गया, तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लो। तो हाफ m कितना है 5 और इनिशियली v कितना था, फाइनल v कितना हो गया आपके पास 64, माइनस हाफ m की जगह 5 और इनिशियली v स्क्वायर कितना 36 हो गया आपके पास, क्लियर। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 32 और ये कितनी आ गई 18, क्लियर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपके पास आया 160 माइनस 90, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना निकल के आया बच्चों के पास 72,
क्लियर, ये मैंने कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी चेंज निकाल दिया। आप चाहते तो आप ये भी देख सकते हैं 3 सेकंड में कितना ऊपर गया, ये कितना नीचे गया, इसके ऊपर वर्क डन नेगेटिव होगा ग्रेविटी का, इस पे पॉजिटिव होगा, वहां से करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सवाल था, हमने इसको काइनेटिक एनर्जी वाले कंसेप्ट से तोड़ दिया तो उससे थोड़ा और आसान हो गया सवाल। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर D7 की, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में D7 प्रॉब्लम की। अब इसमें क्या बोलता है, आपने इसको यहाँ पे रिलीज किया, तो यहाँ पे रिलीज किया तो क्या होगा, थोड़ा कुछ नीचे जाएगा, वहां पे जाके कुछ रुक जाएगा। इस ड्यूरेशन में इस पे एक तो इस तरफ फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का, और एक फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। आपसे बोला गया कि ये कुछ जितना नीचे जाके रुका, दैट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बोला है कि 10 सेंटीमीटर हाइट जाके वो रुक गया, तो आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताना है। तो हमने बोला वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेस है, स्प्रिंग फोर्स है, और कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। नॉर्मल का वर्क डन 0 है ये आपके पास, बिकॉज नॉर्मल इस तरफ है, पार्टिकल जा इस तरफ है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या बोलेंगे, देखिए इनिशियली रेस्ट से चला, आपने छोड़ा रेस्ट से चला, फाइनली कहीं पे जाकर रुका है तो वहां पे भी रुक गया, तो दोनों इनिशियल वाली पोजीशन पे, फाइनल वाली पोजीशन पे, दोनों ही टाइम पे जो स्पीड है वो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी कितना जाएगा, 0, इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखता हूं, तो वो कितना आता है, हाफ के एक्स इनिशियल, एक्स इनिशियल कोई एक्सटेंशन नहीं था, वो बिल्कुल मीन मतलब नेचुरल लेंथ पे था, तो वो 0 हो जाएगा। हाफ के एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल, दैट इज 1/10 का स्क्वायर, बिकॉज हमें ऐसा यूनिट्स में काम करना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखता हूं, तो इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा, इधर लग रहा है mg कोस थीटा। mg कोस थीटा की वजह से कोई वर्क नहीं आएगा, सिर्फ इसकी वजह से आएगा, और वो पॉजिटिव आएगा, तो मैंने लिखा mg साइन 37, और जो डिस्टेंस आपके पास में ट्रेवल हुई है दैट इज 1/10। क्लियर, फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू mg कोस 37, बहुत बढ़िया, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ, दैट इज 1/10 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखिए क्या क्या साफ हो रहा है, 1/10 1/10, और यहां पे ये पावर 1/10, ये पूरी टर्म साफ होगी। ठीक है, इधर बना आपके पास mg साइन 37, mg और साइन 37 की वैल्यू बच्चों होती है 3/5 इज इक्वल टू म्यू mg कोस 37 होता है 4/5, और वो भी प्लस हो जाएगा आपके पास, दैट इज k/20। अब हमें क्या क्या गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया आपने, उसको चेंज नहीं किया, तो ये, और g की वैल्यू कितनी है, 10 लेनी है, तो ये बन गया 6, ये आ गया म्यू, ये वाला कितना बन गया बच्चों, दिस इज m 10 टू दिस इज 8 म्यू, दिस इज बिकम 8 म्यू, और k की वैल्यू कितनी है सवाल में 100, तो ये कितना आ गया +5, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, तो जब फ्रिक्शन कोफिशिएंट आएगा दैट इज 1/8। ये आंसर है क्या आपके पास, हाँ यही आंसर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का असाइनमेंट खत्म होता है। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो और होमवर्क था उसको डिस्कस करते हैं। बच्चों इससे आगे जो आपके होमवर्क था दैट इज एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4। सबसे थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। उसने क्या बोला, वाटर एट फुट ऑफ वाटरफॉल इज यूजुअली एट डिफरेंट टेम्परेचर फ्रॉम दैट ऑफ टॉप। मतलब जब वाटरफॉल से पानी नीचे गिरा तो ऊपर जो पानी का टेम्परेचर था नीचे गिरने के बाद जो टेम्परेचर उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। वो चेंज क्यों आता है आपके पास में, देखिए जब पार्टिकल ऊपर से गिरते हैं, जब वाटर ऊपर से नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल कम होती है। जैसे वाटरफॉल है आपके पास, पानी ऐसे गिर रहा है, यहाँ पे वाटरफॉल से ऐसे करके कुछ ऐसे गिर रहा है, तो यहाँ पे पानी की पोटेंशियल ज्यादा थी, नीचे आया तो ये सारी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में, तो कुछ तो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो कुछ एनर्जी साउंड में चली जाती है। तो आप देखिए जब वाटरफॉल गिरता है तो आपको साउंड सुनाई देती है, और कुछ एनर्जी हीट में चली जाती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चलेगी। तो ये रीजन सही है इस बात का कि टेम्परेचर में थोड़ा डिफर होता है। तो पहले ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि ज्यादा होता है टेम्परेचर, सही बात है। फिर सेकंड बोला सम पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट टॉप इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सही बात है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों एक दूसरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए इसका जवाब सही हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले में क्या बोला गया, द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग वर्सेस द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग स्ट्रेट लाइन। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है स्प्रिंग में दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, y इज इक्वल टू सम सी एक्स स्क्वायर है, दैट विल बी पैराबोला। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच और कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर और एक्सटेंशन, ये बात सही है।
ये पोटेंशियल स्क्वायर के बराबर है। तो पहला ऑप्शन गलत है बच्चों, दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से प्रॉब्लम नंबर 4 में हम बोलेंगे डी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों जो इससे आगे का होमवर्क हमारे पास था वो था एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, कहां से कहां पे, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक था। तो हम 1 बाय 1 करते हैं। चलिए फर्स्ट सवाल पे चलते हैं। फर्स्ट सवाल में क्या बोला था, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, किसके बराबर होता है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का आपके पास बी ऑप्शन सही हो गया। सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला गया, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन थीटा फिक्स्ड ऑन एलिवेटर। ऐसे आपने एक इंक्लाइंड प्लेन बना लिया ऐसे ना, थीटा एंगल पे, और इसको आपने ऐसे एक एलिवेटर पे रखा है ऐसे, जैसे एलिवेटर है, और यहाँ पे ऐसे एक ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, ये ऐसे एक ब्लॉक है। अच्छा अब क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करता और ये ब्लॉक किस तरफ जा रहा है, द एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, इसको v वेलोसिटी से लेके आते हैं नीचे। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को क्या क्या दिखाई देगा, देखिए इसको फ्रिक्शन फोर्स पीछे तरफ लगता हुआ दिखाई देगा। और कैसा फ्रिक्शन है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक नहीं है, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा नहीं है। और स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितना फोर्स लगा रहे हैं, तो ये mg sin थीटा आएगा आपके पास। बहुत ही खूबसूरत। तो फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाई देगा, कितने टाइम में पूछ रहा है बच्चों, टी टाइम में पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा vt। क्लियर। तो आप क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है आपके पास, दिस एंगल इज थीटा, कंपोनेंट तोड़ दो इसका, यहां पे आएगा mg sin थीटा cos थीटा, किसका कंपोनेंट तोड़ा, फ्रिक्शन का। इस तरफ कितना आएगा बच्चों, दैट इज mg sin स्क्वायर थीटा। तो अब जो वर्क डन आपको दिखाई देगा वो फोर्स कितना है, दैट इज mg sin स्क्वायर थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास से vt। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या आपके पास, माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, बिकॉज फोर्स ऊपर की तरफ रह रहा है, पार्टिकल जा नीचे की तरफ रहा है, तो एक माइनस हो रहेगा आपके पास ना, ऐसा कुछ आएगा। दैट इज mg sin स्क्वायर थीटा और vt। तो सी ऑप्शन आपके पास में यहां पे करेक्ट हो जाएगा इसका। तो सेकंड का भी सी ऑप्शन करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की ना, प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया, अगर आप एक सूटकेस को उठा के यहां पे रखेंगे और वर्क डन बाय यू ऑन सूटकेस कितना आएगा, तो वर्क डन किसके बराबर आता है आपके पास, उसका वेट होगा जो सूटकेस का, और मल्टीप्लाई कितनी हाइट आप उसको लेके आए हैं, यही आएगा आपके पास एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा। ऐसे कर लो, ये लो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 है, सवाल में बोला गया, देख लीजिए आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। तो वर्क डन और किस किस का वर्क डन है, ग्रेविटी का प्लस आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसका, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा आपके पास, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। सही बात है ना यार, आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, आप धीरे धीरे उठा रहे हैं उसको, तो आपको सूटकेस पे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, mg के बराबर। तो आपका फोर्स mg के बराबर लग रहा है, और आप कुछ हाइट h हाइट उठा के ले गए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज mgh। यहाँ पे m किसका मास है, सूटकेस का मास है। तो ये बोला कि वर्क डन बाय यू ऑन सूटकेस किस चीज पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशन, उसे कोरस्पॉन्डिंग जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज ये वाला वर्क और ये वाला वर्क बराबर है ना, तो ये वाला वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता, वेट ऑफ सूटकेस पे डिपेंड करता है। मेरे वेट का तो कोई मतलब नहीं है, फालतू है। अभी हम चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 4 पे। तो इसमें थर्ड वाले में आपके पास कौन सा सही हो गया बच्चों, सी ऑप्शन सही हो गया। अभी हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या बोला गया, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज हैंगिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली थ्रू द लाइट स्ट्रिंग। ऐसे यहां पे आप ऐसे एक ब्लॉक को हैंग कर रखा है आपने, ठीक है, यहां पे आपने ऐसे हैंग कर रखा है। द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय, यहां पे कोई इसको F4 से खींच रहा है, ठीक है। तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी देखिए, अगर इसको F4 से खींचो टेंशन तो F के बराबर होगा, इतनी बात सही है, टेंशन F के बराबर होगा, तो यहां पे भी कुछ F4 लग रहा होगा आपके पास। तो वैसे से बी ऑप्शन बोलते हैं कि टेंशन इन स्ट्रिंग इज F, तो बी ऑप्शन तो पक्का सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे बिकॉज सिंगल करेक्ट है। फिर मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए अब बोलें इसका एक्सीलरेशन जो आएगा दैट इज F/m। क्लियर। वेलोसिटी कितनी आएगी आपके पास, F/m, और मल्टीप्लाई क्या करना है, t की वैल्यू कितनी है 1, और ये वेलोसिटी आ जाएगी 1 सेकंड के बाद, दैट इज F/m, और ये किसके बराबर है आपके पास में 20 जूल के बराबर। सॉरी, ये वेलोसिटी होगी हाफ mv², इसको आप काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, और ये सवाल में गिवन है, ये कितनी है बच्चों आपके पास 1। सॉरी गलत कर रहा हूं मैं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज 20, ऐसा सवाल में गिवन है।
1 सेकेंड बाद में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आती है वो इतनी आती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख दीजिए, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा एफ स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू 20। एम ने एम को मार दिया आपके पास, तो एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, दैट इज 20m, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg, गलत बात। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज f, सही बात। द वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल। वर्क डन बाय टेंशन नहीं यार, ये वर्क डन बाय टेंशन 20 जूल नहीं है। अगर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी में चेंज 20 जूल आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, तो वो सबकी वजह से आ रहा होगा ना। वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू 20 जूल, यही आ रहा होगा आपके पास। तो वर्क डन बाय टेंशन 20 जूल आई, ये कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज ग्रेविटी का वर्क डन पक्का कुछ ना कुछ आएगा ना आपके पास, तो ये बात सही नहीं है। फिर बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस 20 जूल, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस 20 जूल इन अबव 1 सेकेंड। तो ये वाली बात हम कैसे बोल सकते हैं, जब तक हमें चीजें नहीं पता तब तक हम कैसे बोल सकते हैं क्या आएगा, नहीं आ सकता, कोई जरूरी नहीं है आपके पास। तो इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा आपके पास, दैट इज ऑप्शन बी। बच्चों अभी हम प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करते हैं। वर्कहाइन थ्योरम का सवाल है। इसमें क्या बोला गया, यहां से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 6 मीटर पर सेकंड से, यहां से ऐसे कुछ यहां पे किया हुआ, ये पूरा पार्ट स्मूथ है। इसके बाद में यहां पे फ्रिक्शन शुरू होता है ना, और यहां पे जो म्यू की वैल्यू है सवाल में वो गिवन है, दैट इज 0.6। तो आपको बोला गया ये कुछ यहाँ पे डी डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है, यहाँ से कितनी दूरी पे जाके रुक जाता है बच्चों, डी डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है। तो ये डी डिस्टेंस कितना है वो ये पूछ रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने वर्कहाइन थ्योरम लगाया। मैंने बोला कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं ऐसे मान रहा हूँ कि फाइनली ये यहाँ पे जाके कहीं पे रुक गया, हम इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में वर्कहाइन थ्योरम लगा रहे हैं। तो इनिशियली देखिए वर्क डन बाय ऑल में क्या आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, और यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी आपके पास, और इनिशियल हमें पता है, तो ये हम लिखते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखिए कितनी हाइट ऊपर गया, इतना हाइट ऊपर गया, दैट इज माइनस mg 1.1 इज माइनस mg 1.1। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारे पास यहां तक तो कोई फ्रिक्शन था ही नहीं, इसके बाद में है, दैट इज माइनस म्यू mg मल्टीप्लाई डी, क्लियर, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल है हाफ m और v स्क्वायर जगह आ गया 36। ये m और m यहां पे साफ हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं, तो ये तो बन गया -11। जी की वैल्यू कुछ बोला है क्या सवाल में लेने के लिए, कुछ नहीं बोला, चलो हम 10 लेके कर लेते हैं ना, कुछ आएगा तो हम ऑप्शन से बाद में चेक कर लेंगे। म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों सवाल में, म्यू की वैल्यू है 0.6, तो ये बन गया 6d, और ये कितना आ गया -18। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ गया 6d इज इक्वल टू 7। तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7/6। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 1.1 और 7 कम 7 अप्रोक्स 6 के आसपास आएगी ना, 6 से 7 के आसपास आएगी, ऐसा सा कुछ रिजल्ट आना चाहिए। तो क्या आ रहा है 5th में, ए ऑप्शन आ रहा है, क्या आपके पास ए आ रहा है। अगर आप 9.8 लेंगे तो बिल्कुल सटीक आ जाएगा। 7.6 आपके पास 1.1, ये अप्रोक्स लास्ट में आपके पास 4 बचेगा ना, तो 7 अच्छा थोड़ा सा बड़ा आएगा आपके पास में 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको आप अप्रोक्सीमेट इतना बोल सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है 5th प्रॉब्लम में। बच्चों अभी हम चलते हैं 6th प्रॉब्लम के अंदर। 6th प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला गया, यहां पे ऐसे करके ऐसा कोई पाथ बना हुआ है, ठीक है। यहां पे आप इस पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट छोड़ा आपने, यहां पे ये हाइट कुछ h है। सवाल पढ़ देते हैं। ए स्मॉल पार्टिकल स्लाइड अलोंग ट्रैक विद एलिवेटेड एंड ए फ्लैट सेंट्रल पार्ट एज शोन, द फ्लैट पार्ट हैज लेंथ 3 मीटर। इसकी जो लेंथ है फ्लैट पार्ट की दैट इज 3 मीटर, ठीक है जी, कोई बात नहीं। द कर्व पोर्शन आर फ्रिक्शनलेस, कर्व पोर्शन है उन पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पे जो फ्लैट पोर्शन है आपके पास में, यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट इज 0.2। पार्टिकल को ए पॉइंट से रिलीज किया गया, और इसकी जो हाइट है वो हाइट गिवन है दैट इज 1.5। तो आपसे बोला गया कि ये पार्टिकल रुकेगा कहां पे, तो वर्कहाइन थ्योरम है यार। वर्कहाइन थ्योरम के सवाल आसान रहते हैं। आप देखिए मान लीजिए पार्टिकल कुछ यहां पे जाके रुक गया, यहां से कुछ x दूरी पे जाके रुक गया, तो फिर आप लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो किस किस का आएगा, ग्रेविटी का आएगा प्लस फ्रिक्शन का आएगा, वो 0 हो जाएगा। इनिशियली छोड़ा था तब भी रेस्ट पे था, और फाइनली रुका तब भी रेस्ट पे है। तो ग्रेविटी का वर्डन कितना है, दैट इज mg 1.5, और फ्रिक्शन का कितना है बच्चों, म्यू mg, और ये जो डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, क्लियर, ये 0 के बराबर आ जाएगा। mg साफ हो गया आपके पास। तो ये 1.5 इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई x। अच्छा तो यार ये 1.5 डिवाइड बाय म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2, ये साफ हो गया। तो 7.5
मीटर डिस्टेंस पे जाके ये रुकना चाहिए, पर ये 7.5 मीटर तो है ही नहीं यार। तो क्या होगा, पहले यहां तक जाएगा, पहले यहां तक जाएगा क्योंकि पूरा रुक नहीं पाएगा ना, फिर इसके बाद वापस जाएगा ऊपर। तो यहां पे जब जाता है, यहां तक पहुंचने में कितनी वेलोसिटी आती है पहले ये चेक कर लेते हैं। 3 मीटर तक जाने में जैसे यहां पे कुछ वेलोसिटी रिटार्ड होगी ना, तो यहां तक पहुंचने में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई वो देख लेते हैं। 7.5 था आपके पास में, तो क्या होगा, पहले यहां पे जाएगा ऐसे 3 मीटर यहां पे ट्रेवल किया, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, कुछ वेलोसिटीज होगी। अब टोटल डिस्टेंस की चलना 7.5, तो पहले यहां पे चला 3, फिर ऊपर गया, कुछ मतलब फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं हो, कोई लॉस नहीं हो, फिर वापस आ गया यहाँ पे, फिर वापस 7.5 चलना, तो यहाँ पे कितना गया, ये 6 गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर यहाँ पे मिड पे आएगा। समझ के देखिए बच्चों, यहां से चला, लॉस करवाने वाली एक ही जगह है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन पे लॉस करवाना है तो इस वाले प्लेन सरफेस पे 7.5 मीटर चलाना है। तो पहले यहां पे आएगा आपके पास, तो यहां पे 3 चला, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आएगा, तो वापस 3 चलेगा क्योंकि 7.5 कंप्लीट नहीं, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर यहां पे 3 और 3 6 तो हो चुका है, तो 1.5 चलेगा, बस सेंटर पे जाके आपके पास रुक जाएगा। तो बच्चों ये सवाल ठीक है, एज कंपेयर टू दिस प्रॉब्लम इज बेटर। तो हम क्या बोलेंगे आपके पास कि मिड पॉइंट ऑफ द फ्लैट पार्ट पे जाके वो रुक जाएगा। तो 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या बोला गया, ए ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर गिवन है, दैट इज 0.1, द ब्लॉक स्ट्राइक्स द राइट स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अब से बोला गया यार ये सेटअप है इनिशियली ना, कितनी कंप्रेशन में रुकेगा। अब मैंने वही बात लिखी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पूरे वर्क एंड थ्योरम मतलब वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में तो यही रहता है मोस्टली, वर्क एंड थ्योरम से काम करते रहो। तो कौन कौन से फोर्स का वर्क डन आएगा, स्प्रिंग का वर्क डन आएगा, बहुत बढ़िया, और किसका आएगा, फ्रिक्शन का आएगा, और तो कोई फोर्स ही नहीं है आपके पास, नॉर्मल वॉर्मल उनका तो आना ही नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी थी, हाफ m और v² हो गया 4, इनिशियल सॉरी फाइनल तो होगी 0 ना, फाइनल रुक जाएगा, और इनिशियल कितनी है बच्चों, हाफ m, v² कितना आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। अब थोड़ा लिखते हैं, मान लेते हैं कि इसमें कुछ x कंप्रेशन हुआ, x कंप्रेशन मतलब रुक गया, तो कितना आएगा, हाफ के x इनिशियल 0 हो गया, x फाइनल कितना हो गया x²। क्लियर, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखते हैं तो कितना आएगा, माइनस म्यू mgx, क्योंकि फ्रिक्शन भी इस तरफ लग रहा है, पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आ गया माइनस हाफ m की जगह 50 और यहाँ पे आ गया 4। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। k की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये तो बन गया 50 माइनस 50 x², यहाँ पे आ गया माइनस म्यू और ये आ गया 500x, और ये कितना आ गया बच्चों आपके पास, दिस विल बी 100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100, कुछ कट रहा है क्या, 0 0 0 साफ हो गया, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, ये x की वैल्यू पूछ रहा है ना, आपके पास x की वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। तो ये तो बन गया माइनस 5x², म्यू की वैल्यू पुट करते हैं, म्यू की वैल्यू है 0.1, तो ये आ गया माइनस 5x, और यहाँ पे आ गया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको डिवाइड कर दिया -5 से, तो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको लिख लो थोड़ा, तो इसको लिख देते हैं प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ऐसे बना लो इसको फैक्टर। सही है ये। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2 बाहर आ गया, -1 यहाँ पे बाहर आ गया, दैट इज x प्लस 2 यहाँ पे बाहर आ गया आपके पास। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, या तो 1 आएगी या फिर x इज इक्वल टू -2। -2 पॉसिबल नहीं है, तो कितना कंप्रेशन आएगा आपके पास, 1 मीटर का कंप्रेशन आएगा। तो 7th का ए ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या बोल रहा है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी दैट इज बीटा ऑफ रूट एस, ऐसे लिखा हुआ है, बीटा कुछ कांस्टेंट और ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल, द टोटल वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द ऑल फोर्सेस व्हेन t सेकंड के अंदर आपके पास में क्या होगा, t सेकंड के अंदर पूछ रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, वेलोसिटी है यार, इसे एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो a क्या होता है, a होता है v dv बाई ds। तो dv बाई ds पहले देखते हैं कितना आता है, इसको डिफरेंशिएट करूं तो बीटा, सही, यहां पे आ गया आपके पास हाफ और यहां पे चला गया रूट एस। क्लियर, ये dv बाई ds आ गया। अब ये वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो v की जगह लिखा बीटा रूट एस, और यहां पे क्या आ गया बच्चों, dv बाई ds की जगह कितना आया, बीटा बाई 2
बाय 1/√s। इस √s ने √s को मार दिया, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे जो निकल के आया दैट इज β²/2। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब लग रहा था कि कुछ वेरिएबल आएगा पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि टाइम में वर्क डन कितना होगा, तो वेलोसिटी देख लेता हूँ। तो वेलोसिटी कितना का टी टाइम में, दैट इज 80, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो दैट इज b²/2 मल्टीप्लाई टी। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं तो हमें जवाब मिल जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियली 0 थी, हाफ m v² करें तो ये बन जाएगा b⁴ t² डिवाइड बाय 4। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इज b⁴ t² m डिवाइड बाय 8। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, बी ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है। सॉरी ये क्या है, m b⁴ t²/8, सॉरी ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 8 का कौन सा जवाब सही हो गया आपके पास, ए सही हो गया। ठीक है बच्चों, हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 9 में, एक्सरसाइज 2 प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें क्या बोला गया, आपके पास ऐसे एक 250 ग्राम का ब्लॉक है, इसको आपने स्प्रिंग पे रखा है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है आपके पास, दैट इज 100 न्यूटन मीटर। क्लियर, और मान लो यहाँ पे, और इसका जो मास है वो है 1/4 kg। तो जो मान लीजिए ये नेचुरल लेंथ थी, ये कितनी थी बच्चों, नेचुरल लेंथ। अगर आप बात करें मीन पोजीशन की, जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहाँ पे होगी, वो जहाँ पे होगी उस वाली पोजीशन के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, mg kx के बराबर हो रहा होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो F नेट बैलेंस हो रहा होगा, तो mg की वैल्यू ये 1/4 kg है ना, दैट इज g/4 इज इक्वल टू k की जगह 100 मल्टीप्लाई x, ये इससे साफ हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/40 सेंटीमीटर। क्लियर, मतलब नेचुरल लेंथ से 1/40 सेंटीमीटर नीचे आपके पास मीन पोजीशन है। ठीक, अब इसने क्या बोला कि इस वाले ब्लॉक को 10 सेंटीमीटर नीचे कंप्रेस किया, फिर छोड़ दिया, 10 सेंटीमीटर नीचे कंप्रेस किया। तो ये 10 सेंटीमीटर चाहे नेचुरल से बोलो चाहे मीन पोजीशन से बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, सर अगर आप इसको 10 सेंटीमीटर नीचे लेके आएंगे, एक्चुअली होता क्या है कि आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में समझ में आई होगी इतनी बात आपको देख के, कि अगर आप इसको मीन पोजीशन से x इधर डिस्प्लेस करेंगे तो इधर भी कितना जाएगा, x ही जाएगा। तो मीन पोजीशन से आप जितना नीचे लेके आएंगे पार्टिकल उतना ही ऊपर जाएगा, तो मीन पोजीशन जितना नीचे लेके आए उतना ही ऊपर जाएगा। तो मीन पोजीशन से कितना नीचे लेके आए आप, एक्चुअली तो लेके 10 सेंटीमीटर माइनस 1/40, पर ये छोटी वैल्यू है, तो आप मान लीजिए मीन पोजीशन 10 सेंटीमीटर नीचे लेके आए, तो मीन पोजीशन से ऊपर भी कितना जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर जाएगा। तो इस वाली पोजीशन से कितना ऊपर चला गया, 20 सेंटीमीटर चला गया। क्लियर, तो जवाब क्या होगा आपके पास, ए होगा। जब भी ऐसे सवाल आए सबसे पहले मीन पोजीशन ढूंढिए, फिर देखिए मीन पोजीशन से आपने डिस्प्लेस कितना किया, जितना आप मीन पोजीशन से इधर या उधर लेके जाएंगे उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फाइनली जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की, जो कि लास्ट सवाल है। उसमें क्या बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी, आपको एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया आपने ना, तो ऐसे जाके पार्टिकल प्रोजेक्ट होगा। तो इनिशियली अगर आप देख रहे हैं टाइम के साथ में ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो इनिशियली काइनेटिक 0 तो नहीं थी, कुछ वेलोसिटी थी, तो यहां से कुछ ग्राफ शुरू होगा। फिर इस वाले पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, वो क्या होगी, वो 0 नहीं होगी, वो मिनिमम होगी, बिकॉज यहाँ पे v cos थीटा वेलोसिटी रहती है। अगर आपने v से प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे v cos थीटा रहती है, मतलब जो आपके पास में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 0 नहीं आएगी, कुछ नॉन जीरो वैल्यू ही होगी। तो फिर फाइनली यहाँ पे देखें तो उतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो मतलब इस ग्राफ को यहाँ पे जाके फिर कुछ यहाँ पे आना है, स्ट्रेट लाइन कर्व कैसा आएगा वो थोड़ा देख लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा वो कितना है, mgh ये आएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। h का टाइम के साथ में फंक्शन क्या आएगा, h आएगा आपके पास में ut प्लस हाफ at²। तो ये जो h का जो फंक्शन है वो t² का है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा होगा वो उसमें अगर आप लिखेंगे तो वो t² के कुछ फंक्शन आ रहा होगा, कुछ x प्लस प्लस ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा होगा वो t² जैसा फंक्शन बना, मतलब कुछ पैराबोलिक शेप बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, बिकॉज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर है, h t² का फंक्शन है, और h t² का फंक्शन तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ऐसे कुछ कर्व बनेगा। तो वो कौन से में दिखाई दे रहा है आपको, दो ही ऑप्शन में डाउट था बच्चों, या तो ए में या फिर बी में, क्योंकि बाकी सब में तो आप देखेंगे तो सी वाले में काइनेटिक एनर्जी 0 बन गई, वो संभव ही नहीं है भाई साहब। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी पर वो 0 नहीं होगी, तो वो सी वाला वैसे गलत हो गया। डी में बोल रहा है बढ़ेगी, भाई बढ़ेगी कैसे, ऊपर से काइनेटिक एनर्जी घट रही है टाइम के साथ में, पहले घटेगी फिर बाद में वापस बढ़ेगी, पर डी वाले में उल्टा है, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। तो दो ही ऑप्शन में डाउट था, ए में और बी में। हमें समझ में आ गया t² का फंक्शन बन रहा है, इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से लेक्चर 4 का होमवर्क हमने यहाँ पे खत्म किया। चैप्टर बच्चों ये बहुत शानदार है, आपको सवाल समझ में आने चाहिए, आप थ्योरी सही ढंग से आपने पढ़ी है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, और होमवर्क जितना भी था सब सही ढंग से लगाइएगा। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।